गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सौरभ सुमन, स्पीड एजुकेशन सेंटर मधेपुरा। अभी कोरोना महामारी का दौर है। आप सबों की पढ़ाई बाधित हुई है। सभी स्कूल कॉलेज संस्था बंद पड़ी हुई है और इस महामारी के दौर में हम चाहते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई बाधित नहीं हो। इसके लिए आप लोगों के बीच हम इतिहास कक्षा 10 का लेकर के आए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को क्लास पसंद होगी। यदि कक्षा अच्छी लगेगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। चलिए, कक्षा 10 का इतिहास विषय का पहला चैप्टर यूरोप में इतिहास के बारे में आप लोग को बताते हैं। पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद को समझने के लिए पहले राष्ट्र को समझना होगा, देश को समझना होगा, राज्य को समझना होगा। राष्ट्र क्या होता है, देश क्या होता है, राज्य क्या होता है, इसमें अंतर क्या है। चलिए हम आपको समझाते हैं। राष्ट्र क्या होता है? जब हम इतिहास की चर्चा करते हैं तो इतिहास में देश के लिए राष्ट्र शब्द का प्रयोग होता है। जब भौगोलिक रूप से अपनी मातृभूमि की चर्चा करते हैं, अपने देश की चर्चा करते हैं, तो इसके लिए हम देश शब्द का उपयोग करते हैं। वही राजनीतिक रूप से जब अपनी मातृभूमि की चर्चा करते हैं तो मातृभूमि के लिए राज्य की चर्चा करते हैं। चलिए अब आते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद पर। राष्ट्रवाद है क्या? तो सबसे पहले हम राष्ट्रवाद को समझाते हैं। तो राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद एक भावना है जो किसी भी देश के किसी भी हिस्से में रहने वाले लोगों के बीच एकता का वाहक बनती है या होती है। दूसरे अर्थों में कह सकते हैं कि राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र में रहने वाले लोगों का जो लगाव होता है, राष्ट्रवाद कहलाता है। राष्ट्रवाद का उदय। राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, इसके कारण क्या है, इसके बारे में हम समझने का कोशिश करते हैं। राष्ट्रवाद का उदय जो है यह सबसे पहले पुनर्जागरण काल से माना जाता है। राष्ट्रवाद का उदय पुनर्जागरण काल से ही माना जाता है, परंतु आधुनिक राष्ट्रवाद का आरंभ 1789 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति को माना जाता है। फ्रांस के शासक नेपोलियन के विजय अभियान भी यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में सहायक सिद्ध हुआ। नेपोलियन फ्रांस का शासक था। नेपोलियन का विजय अभियान जो यूरोप में चला वह राष्ट्रवाद को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेपोलियन के अभियान ने राष्ट्रवाद को सड़कों पर अखबारों की से निकाल करके लोगों के बीच, जन जन के बीच इसे पहुंचाया और जन जन के बीच राष्ट्रवाद को फैलाने का कोशिश किया। अब इसके आगे हम मेटरनिक युग की चर्चा करते हैं। मेटरनिक कौन था, मेटरनिक युग क्या है? तो सबसे पहले यहां लिखे हैं मेटरनिक युग। तो मेटरनिक कौन था, सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि मेटरनिक कौन था। तो मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था और ऑस्ट्रिया यूरोपीय देश है। यह मेटरनिक जो है यह प्रजातांत्रिक व्यवस्था का घोर विरोधक था। मतलब यह प्रजातंत्र का विरोध करता था, यह किसी भी तरह का सुधार नहीं चाहता था। 1815 ईस्वी से 1848 ईस्वी तक यूरोपीय इतिहास में मेटरनिक का प्रभाव रहा। इस काल को यूरोपीय इतिहास में मेटरनिक युग कहा जाता है। अब हम वियना सम्मेलन की चर्चा करते हैं। वियना सम्मेलन क्या है? तो सबसे पहले हम कहेंगे कि वियना ऑस्ट्रिया की
राजधानी है। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। 1815 ईस्वी में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में यूरोपीय शक्ति एकत्रित हुई, जिसकी मेजबानी ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख ने किया। इस सम्मेलन को यूरोपीय इतिहास में वियना सम्मेलन, मेटरनिख युग का आरंभ और नेपोलियन का पतन माना जाता है। धन्यवाद। आज अब अगला क्वेश्चन लेकर चलते हैं। मेजनी कौन था? तो मेजनी यह इटली का महान साहित्यकार, प्रजातांत्रिक व्यवस्था का समर्थक, एक योग्य सेनापति था। यह कार्बोनारी दल, जो एक गुप्त संस्था थी, का सदस्य था। इन्होंने 1831 ईस्वी में यंग इटली तथा 1834 ईस्वी में यंग यूरोप नामक संस्था का गठन कर इटली का एकीकरण करने का प्रयास किया। मेटरनिख ने मेजनी के द्वारा चलाए गए जन आंदोलन को कुचल दिया। इस तरह इटली के एकीकरण का इसका प्रयास असफल हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? एक बार फिर से देखिए, मेजनी कौन था? यह इटली का महान साहित्यकार, प्रजातांत्रिक व्यवस्था का समर्थक, एक योग्य सेनापति था। कौन था? महान साहित्यकार, प्रजातांत्रिक व्यवस्था का समर्थक और योग्य सेनापति, इटली का योग्य सेनापति था। यह कार्बोनारी दल, जो एक गुप्त संस्था थी, उस दल का सदस्य भी था। इन्होंने 1831 ईस्वी में यंग इटली और 1834 ईस्वी में यंग यूरोप, 1831 ईस्वी में यंग इटली और 1834 ईस्वी में यंग यूरोप नामक संस्था का गठन किया। इटली का गठन कर या इटली का एकीकरण करने का प्रयास किया। यहां दिया हुआ है, सो इटली का एकीकरण करने का प्रयास किया। तो ये एकीकरण क्या है? तो सबसे पहले बच्चों ये जान लीजिए कि इटली, जो कि यूरोपीय देश है, टुकड़ों में बटा हुआ राज्य था। वह कई राज्यों में विभक्त था, मतलब सभी राज्य एकत्रित होकर के वह एक नहीं थे। सभी राज्यों में अलग अलग शासक स्वतंत्र रूप से शासन करता था। इस तरह मेजनी इटली को एक करने का प्रयास किया, सभी राष्ट्रों को एक गणतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत लाने का प्रयास किया। इसे ही एकीकरण करते हैं। अब देखिए, मेटरनिख ने मेजनी के द्वारा चलाए गए आंदोलन को कुचल दिया। मेजनी, जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था, वह किसी भी कीमत पर इटली का एकीकरण नहीं चाहता था। वह घोर प्रतिक्रियावादी था और प्रजातांत्रिक व्यवस्था का घोर विरोधी था। इस तरह इटली के एकीकरण करने का मेजनी का प्रयास असफल हुआ। प्यारे बच्चों, अब अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सो जर्मनी के एकीकरण की मुख्य बाधाएं क्या थी? तो जर्मनी भी यूरोपियन कंट्री है, यूरोपीय राष्ट्र है, और जर्मनी भी कई टुकड़ों में बटा हुआ राष्ट्र था। यहां देख लीजिए, जर्मनी के एकीकरण की मुख्य बाधाएं क्या थी? जर्मनी के एकीकरण की मुख्य बाधाएं निम्नलिखित थी, जिसमें पहला पॉइंट है, जर्मनी 3 छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। मतलब जर्मनी का भी इटली के ही तरह यह राष्ट्र जो है कई टुकड़ों में बटा हुआ था, कई राज्यों में बटा हुआ था, जहां स्वतंत्र शासक राज्य करते थे। दूसरा है जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं। तो यहाँ राष्ट्रवाद की भावनाओं का पूर्णतः अभाव था। मतलब जर्मनी के जो लोग थे उसमें अपने देश के प्रति लगाव नहीं था।
तीसरा पॉइंट है ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस जैसी अन्य विदेशी शक्ति का हस्तक्षेप था। मतलब जर्मनी के कई हिस्सों पर ऑस्ट्रिया और फ्रांस जो है कब्जा करके रखा हुआ था, जो किसी भी कीमत पर जर्मनी का एकीकरण नहीं चाहता था। चलिए बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज का क्लास पसंद आया होगा। अगर आज का क्लास आप लोगों को अच्छी लगे तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद। अब अगले चैप्टर, अगला क्लास हम फिर आप लोगों के बीच लेकर के आएंगे। तब तक धन्यवाद।